फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। और ये जैसा कि एग्ज़ाम का सभी का समय चल रहा है, डेट कभी भी आप सबकी आ सकती है, तो बिल्कुल आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। रिवीजन करने का आपका समय है, तो आपको बिल्कुल समय को गंवाना नहीं है। अपने रिवीजन में लगे रहिए डेली। तो आज हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी की क्लास लेने वाले हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर डेली आपको 9 बजे, रात्रि के 9 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं ओम शिव शक्ति क्लासेस पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 9 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं, तो आप कहीं भी रहें 9 बजे अपने लाइव क्लास में ज्वाइन कर लिया करिए डेली। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो सेशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और सभी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर हिंदी की चल रही है, मैथ पेडागोजी की भी चल रही है, एबीएस की भी चल रही है और बाकी भी चल रही है, सीडीपी भी चल रही है यहाँ पर, है ना। तो आपको डेली क्लासेस यहाँ पर अटेंड करना है, क्योंकि लाइव क्लास से कुछ अलग ही जज्बा रहता है और आंसर करने का भी रहता है कि आपके फ्रेंड्स को भी जान पाते हो कि आपके फ्रेंड्स की क्या तैयारी है ना। तो एक दूसरे का आकलन भी आप समझ सकते हो, जान सकते हो कि हमारे फ्रेंड्स की क्या तैयारी, तो हमारी क्या चल रही है ना। तो एक तरह से क्या होता है, एक उत्साहन होता है कि नहीं, सामने वाला इतनी तैयारी कर रखा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको एक प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसलिए आप सब लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश किया करिए। बाकी सारे काम पहले ही कर लिया करिए, लाइव क्लास के लिए अपना तैयार रहा करिए कि 9 बजे आपको अपनी क्लासेस डेली यहाँ पर लेनी है। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा क्लासेस कितने बजे आ रही हैं, कब आ रही हैं। आपको इसको प्रेस करने के बाद ही आपको ये नोटिफिकेशन मिल पाएगा। क्लासेस अगर पसंद लगती हैं तो आप यहाँ पर लाइक करके जाइए। ठीक, चलिए, तो बात यहाँ पर करते हैं कि हमारी एक क्विज भी स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि बातचीत पहले ही कर चुके थे कि संडे को होने वाली थी, तो हम संडे को ना करके मंडे को कर दिए हैं। मंडे को ये क्विज रहेगा हमारा, जिसमें सब लोग को यहाँ पार्टिसिपेट करना। जितने सारे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव रहते हैं, आपके फ्रेंड्स जहाँ भी हैं उन्हें भी इन्वाइट कर दीजिए, क्लास शेयर कर दीजिए, तो वो भी ज्वाइन कर ले चैनल में आकर के और क्लासेस एंजॉय करें। उसके साथ ही मंडे को अपना असेसमेंट करने के लिए यहाँ पर सब लोग तैयार रहिएगा अपनी। और आप एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डेली, तो उनका हर एक मंडे को आपका यहाँ पर टेस्ट हुआ करेगा, हर एक मंडे को हुआ करेगा, है ना। एक सब्जेक्ट मंडे पहले संडे को होगा, फिर सेकंड मंडे को होगा, ऐसे करके हर मंडे को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना क्विज सॉल्व किया करेंगे। उस क्विज में क्या होगा, आपको 30-50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हम क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन में आपके 60% जितने सभी फ्रेंड्स हमारे वहाँ पर पार्टिसिपेट रहेंगे क्लास में, चैनल में रहेंगे, उसमें से 60% जिसका रिजल्ट रहेगा, टोटल 30 क्वेश्चन रखें या 50 क्वेश्चन रखें, उसमें प्रोसेस ये रहेगी कि आपको 60% रिजल्ट सभी फ्रेंड्स को लाना है। और जितने भी फ्रेंड्स का 60% रिजल्ट आता है, उन सभी फ्रेंड्स को हम क्या करेंगे, लकी ड्रॉ में उसमें हम शामिल करेंगे, लकी ड्रॉ में, है ना। फिर इसके बाद भी उसमें से हम टेस्ट और रखेंगे, तो उनमें से जो शामिल होंगे, जितने सारे फ्रेंड्स उनमें जो शामिल होंगे, उसके बाद 3 हम फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जिनकी आएगी, उनको हम यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा यहाँ पर इस चैनल के द्वारा, ओम शिव शक्ति क्लासेस के द्वारा। और उनका नाम और उनकी फोटो अपने यूट्यूब चैनल पर लाई जाएगी। हम अपने चैनल पे उनका नाम लगाएंगे, उनकी फोटोज लगाएंगे, है ना। 3 व्यक्तियों की जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक लेकर के आएगा। तो तैयार रहिए आप सभी टेस्ट देने के लिए। कल हम सारा डिटेल इसका वीडियो बना करके आपको संडे के दिन आपको दे देंगे, तो आप उसके हिसाब से तैयारी अपना बना लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर दीजिए क्लासेस देखने के लिए और यहाँ पर डेली लाइव क्लास लेने के लिए, और खासकर क्विज सॉल्व करने के लिए तो उनको इन्वाइट कर ही दीजिएगा, है ना, ताकि वो भी अपना आकलन कर पाएँ कि उनकी तैयारी कैसी है। ये आपका एक अच्छा माध्यम भी है कि आपका अपना खुद का आकलन भी हो, क्योंकि एग्जाम आने ही वाले हैं। तो ये नहीं कि आप एक खेल की तरह से चलिए, एक मनोरंजन की तरह से, और साथ साथ अपना आकलन भी करते रहिए कि आपकी तैयारी क्या है। आप तो टेस्ट देते ही हो, तो साथ में हमारे साथ दे लोगे तो आपका एक अलग ही मजा रहेगा, है ना। और अपनी तैयारी का भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितने हिसाब से चल रही है, कितना बाकी है ना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मंडे के दिन, है ना। तो आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव रहिएगा और लाइव में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहीं पर आपका जितने सारे फ्रेंड्सों का 60% रिजल्ट आएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि जो जैसे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, कि जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बताने के बाद जब तक मैं आपको आंसर नहीं बताती, उसके पहले जितने सारे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आंसर कर देंगे, जितने सारे फ्रेंड्स मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करेंगे, उन्हीं सारे फ्रेंडों का हम आंसर यहाँ पर लेंगे, है ना। मेरे आंसर के बताने के बाद अगर कोई फ्रेंड्स आंसर करता है, उसका आंसर मान्य नहीं होगा, 60% के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो अपने आगे की ओर चलते हैं, सेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप ईमानदारी शेयर करके आइए, सभी फ्रेंडों को शेयर करके आइए, है ना। और जान लीजिए कि पहले सेशन में हम क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट लेने वाले हैं हम, सीडीपी का।
हम मंडे के दिन किसका क्विज करने वाले हैं, सीडीपी का। और हर मंडे के दिन हम ऐसे कभी सीडीपी, जैसे मंडे को, इस मंडे को हो जाएगा सीडीपी को, फिर नेक्स्ट मंडे को हिंदी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट को हिंदी मैथ पेडागोगी हो जाएगी, फिर ईवीएस पेडागोगी हो जाएगी, ऐसे कंटिन्यू मंडे को हम अपना क्विज करते रहेंगे, है ना। चलिए, तो पहले मंडे को क्या होगा, सीडीपी का क्विज आपका होने वाला है। तो आप तैयार रहिएगा अपने क्विज के लिए, अपने आंसर के लिए, और अपने पुरस्कार पाने के लिए आप सभी तैयार हो जाइएगा। चलिए, तो बात करते हैं, आज हम यहाँ पर हिंदी पेडागोगी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शेयर करिए। चलिए, तो आज ये 5वीं क्लास है, 4 क्लास हो चुकी है हिंदी पेडागोगी की। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो मैथ हिंदी पेडागोगी की प्लेलिस्ट में क्लास डली हुई है, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं। और रिवीजन करिए, सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। ये यूट्यूब का चैनल है हमारा, ओम शिव शक्ति क्लासेस के नाम से। और यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम की लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डेली आपको वीडियो और डेली का पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी और सारी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। चलिए, जैसा कि मैं प्रतिबद्ध हूँ आप सबके साथ अपनी तैयारी को लेकर के कि हम यहाँ पर तैयारी बेहतर करेंगे, तो आप सब भी तैयार हो जाए अपनी तैयारी के लिए। और जैसा कि क्विज हम इसी हिसाब से रख रहे हैं कि आप सब अपना आकलन भी कर पाएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, उनको भी इन्वाइट कर दीजिए कि हम यहाँ पर क्विज होने वाला है, और डेली लाइव क्लास चलती है तो उनका भी उनको, क्योंकि फ्री क्लासेस है, कोई यहाँ पर पेड बैच नहीं है, फ्री क्लासेस है। तो आप सब इंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए घर बैठे, है ना। चलिए, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए यहाँ पर शेयर करने के लिए और अपने आंसर यहाँ पर करने के लिए, है ना। चलिए, तो सभी दोस्तों को अपने पहले शेयर करके आइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं आज का हम। क्वेश्चन करने से पहले अपने मम्मी पापा को याद कर लेते हैं, अपनी इष्ट को याद कर लेते हैं, है ना। फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। मम्मी पापा के बिना भी, हमारे इष्ट के बिना भी, हमारे अपनों के बिना भी, है ना। चलिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने, कोई भी भाषा, आप मैथ्स की भाषा भी अपनी अलग होती है, हिंदी की भाषा अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, सबकी भाषा इनकी अलग अलग होती है ना। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। तो बात हम यहाँ पर कौन सी भाषा करें, हिंदी भाषा की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडागोगी पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा हम आराम से चलेंगे, क्योंकि चीज़ों को हमको समझ के चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपको, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो आपको 50 क्वेश्चन आपका 20 या 25 मिनट में यहाँ पर सॉल्व करके रख सकती हूँ, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारी यूट्यूब पर क्लासेस देखती हूँ कि फटाफट क्लासेस चलती हैं, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी, ऐसी भी क्लासेस मैंने देखी है। मैं चाहूँ तो वो भी क्लासेस आपको दे सकती हूँ, बट मैं आपको आराम से इसलिए समझाती हूँ ताकि आप चीज़ों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप कहीं भी आंसर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बी आपको बता भी दूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन में चली जाऊंगी, बाकी आपका जो ऑप्शन में उसको नहीं समझाऊंगी। तो अगर बाकी ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बन गया तब आप क्या करेंगे? तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँ, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम कि क्वेश्चन किस टाइप का बन जाएगा, है ना। हम तो यहाँ पर अपना मॉडल लेकर के आते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हमको क्या, पूरे ऑप्शन को अपना क्लियर करना रहता है यहाँ पर। तो आप लोग बोर मत हुआ करिए अपने यहाँ पर, जब भी हम ऑप्शन क्लियर करते हैं तो उसको आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि पता नहीं आपको कौन सी ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो अगर आप लोग कहें कि फटाफट क्लासेस चले, है ना, कि 1 सेकंड में एक आंसर निकलो, फिर निकलो ए का बी, ए का सी, ए का 2, है ना, ऐसे करके निकलेंगे तो ऐसा भी क्लासेस यहाँ पर चल जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा आराम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस पसंद आती होंगी। अगर वैसे भी आएंगी तो बताइएगा, तो फिर वैसे भी क्लासेस ली जाएगी, फर्राटेदार भी, कि मतलब कि आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन यूट्यूब पे जैसे मिल जाते हैं, तो वैसे भी हम क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं कहेंगे तो वैसे तो चल ही रही है ना। चलिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जैसे आप यहाँ पर बात हिंदी पेडागोगी की हो रही है, तो यहाँ पर इस भाषा को सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। क्या करते हैं? बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि बच्चे विद्यालय आकर के ही सीखते हैं, कि आप क्लासेस आकर की हिंदी पेडागोगी पढ़े, ऐसी तो कोई बात है नहीं, है ना। कोई आकर ही पहली बार कहीं पर नहीं सीख लेता है ना, पहले से भी उसको कुछ ना कुछ मिला रहता है, पैतृक भी उसको मिलता है, जन्मजात भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आकर के ही आपने सब कुछ यहाँ पर पाया है। आप लोगों ने बहुत पहले ही तैयारी की होगी, जो पहले से ही कहीं ना कहीं से आपने तैयारी करके रखी होगी। ये नहीं कह रही कि सब कुछ मैंने ही आपको दे दिया है, कल आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैं कह दूँ कि सारा कुछ आपका भी वहाँ पर योगदान रहता है ना। तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर सकते हम। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है, कथन सही है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं है, बात यहाँ पर नहीं की ओर तो रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो कि छोटा बच्चा जन्म लेता है
जन्म की कुछ देर बाद ही वो रोना स्टार्ट करता है। तो वो क्या है, रोना भी एक प्रकार की आवाज है, क्योंकि बच्चे की उम्र उतनी नहीं है जो कि वो आपको आवाज देकर बुला पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं रो रहा है, मतलब किसी न किसी चीज को संकेत कर रहा है। तो एक प्रकार की भाषा ही हुई वो, है ना। रोना भी एक प्रकार की भाषा ही है, सांकेतिक भाषा है। जिस प्रकार की भाषा आप मान लीजिए, चाहे आप सांकेतिक मान लीजिए, मौखिक मान लीजिए, क्योंकि वो भी बोल नहीं पाएगा, उसकी उम्र ऐसी नहीं है, तो वो संकेत करके ही रोता है। अब वो उसको भूख लगती है तो सिर्फ वो रोता है ना। तो बात यहाँ पर जन्मजात क्षमता नहीं होती है, जन्मजात जैसे ही जन्म होता है तैसे ही रोना बच्चा स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगती है, तो इशारा करता है कि मुझे भूख लगती है, सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है बच्चे को भूख लगी है। तो ये भी एक प्रकार की भाषा है। तो जन्मजात होती है, क्यों नहीं होती? तो यहाँ पर बात क्या है, जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं हम। यहाँ पर क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि विभिन्न संचार माध्यम से, संचार टेलीग्राफ की फोन से अगर बात कर रहे हो वहीं से सब कुछ आप सीख रहे हो, संचार से सीख रहे हो, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं। घर से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अपने मम्मी पापा से मिलती है, अपने भाई बहनों से मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि संचार माध्यमों से ही मिलती है ना, दूरभाष से ही मिलती है, टेलीग्राम से मिलती है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। बात यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। सही बात है, क्योंकि जन्मजात ही होती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है कुछ ना कुछ वो सांकेतिक ही बोले, लेकिन उसके पास भाषा एक प्रकार की वो भाषा ही कहला रोता है, तो मतलब एक प्रकार की भाषा ही तो ये जन्मजात ही होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे विद्यालय आकर ही सीखते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पेडागॉजी क्या है, सेंसो का थोड़ा सा मतलब आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग आंसर कर पाओगे। आप हिंदी की पेडागॉजी पढ़ रहे हो, अगर किसी का संस्कृत भी सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आप लोग ज्यादा हेरफेर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी पेडागॉजी का जो ये पेडागॉजी पार्ट है और संस्कृत का जो है सेम है। बस थोड़ा सा आपको सेंस बस समझना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत के वर्ड थोड़ी अलग रहते हैं और हिंदी के अलग। बाकी पेडागॉजी सेम ही है। आपका हिंदी और संस्कृत पेडागॉजी है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप समझ के लीजिएगा, तो आपका भी संस्कृत में भी ये काम करेगा, है ना। चलिए, तो आपको थोड़ा सा शब्दों पर जाइए, ध्यान दीजिए। बाकी जो आपके क्वेश्चन कहते हैं उनको तोड़िए, तोड़ने के आंसर निकालिए, फिर आप कहीं भी कोई भी आप ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, मतलब अपना राइट ऑप्शन। कोई भी ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग भी कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और आराम से चलिए, क्योंकि हम लोग सारी क्लासेस यहाँ पर करेंगे, सभी की पेडागॉजी पढ़ने वाले, मैथ्स की पढ़ेंगे। वैसे भी 3-4 क्लासेस हो चुकी मैथ्स की, 5वीं क्लास कल थी, बाकी भी 3-4 पार्ट हम कर लेंगे, तो मैथ्स का भी हम आराम से रिवीजन हो जाएगा, है ना। पेडागॉजी 15 नंबर का जो पेडागॉजी आती है मैथ्स में, तो वो भी आपकी 15 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। अब बात रही आपकी हिंदी की, तो हिंदी की पूरा व्याकरण पार्ट हो चुका है। क्लास नहीं देखी आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहाँ भी सारी क्लासेस डली हुई है पूरे व्याकरण की। यहाँ पर पेडागॉजी की डेली क्लासेस, ये 5वीं क्लास है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो यहाँ भी आपको आराम से रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, और आपकी ईबीएस की भी पेडागॉजी चल रही है, तो आप आराम से तैयारी कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत सारे फ्रेंडों का कहना है कि इंग्लिश भी दिलाइए, तो इंग्लिश भी जल्द आने वाली है, क्लासेस यहाँ पर लगने वाली है ना। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ यहाँ पर क्लासेस लगेंगी, है ना। तो आराम से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए अपने घर में। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की अपने, हम यहाँ पर क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, है ना। हिंदी भाषा में वैसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वैसे तो बहुत सारे फालतू सवाल होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो सवाल होता है वो कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बेतुके होते हैं, कुछ जैसे कि तुम क्यों रो रहे हो, ये कैसा है, तुम क्यों रो रहे हो, यार बहुत रोना आ रहा है, मतलब क्या है, एक भावनात्मक है, कहीं ना कहीं रोना हंसना है ना, ये क्या है, एक्टिविटी है, तो ये भावनात्मक है। तुम बहुत रो रहे थे यार, तुम बहुत हंस रहे, मतलब कहीं ना कहीं एक्टिविटी हो रही है। बात कुछ जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने सुना होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 दिया है, उद्देश्य दिया है यहाँ पर कि क्या क्या दिया है उन्होंने, मूल्यांकन के बारे में भी उन्होंने बताया ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो यहाँ पर बताया है कि जो विकास होता है बच्चे का वो 3 पार्ट में होता है। यहाँ पर पहला बताया संज्ञानात्मक, फिर भावात्मक बताया है, एक यहाँ शैक्षिक भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर बात यहाँ पर जैसे देख लिए क्वेश्चन कौन सा है, बाबा भारती क्यों उदास थे। पहला क्वेश्चन क्या कह, ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो हिंदी प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। तो आप देखिए कौन सा ऐसा सवाल है कि जो आपको रीजनिंग को भी पार्ट दिखाता है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप तार्किक सोच पाओ, ऐसा सवाल होना चाहिए, है ना। सिंपल सा सवाल नहीं होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, ये कोई इसमें कोई तर्क नहीं है ना। तो बताइए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बाबा भारती क्यों उदास थे। सेकंड है संज्ञा की परिभाषा बताइए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि तो क्या करते आप, यहाँ पर आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है ना कि तो आप क्या करते, हमने तो किया जो किया था, बट अगर आप होते उनकी जगह तो क्या करते, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति, जो आपका विचार होगा, जो आपकी मानसिकता होगी, वो अपना निकाल करके बाहर निकालो कि मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो मैं क्या करता,
है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी मेंटेलिटी का आप यूज कर रहे हो वहाँ पर, तो आप सबसे बेहतर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सवाल नहीं है यहाँ पर बाबा भारती क्यों उदास थे, क्योंकि कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो आप तो इस सवाल में ये नहीं बता, अपना भी अभिव्यक्ति नहीं बता सकते, सिर्फ उन्हीं को बता सकते हो कि बाबा भारती क्यों उदास थे। तो सिर्फ सीधा सा सवाल होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। बात जब सेकंड बात किया कि संज्ञा की परिभाषा बताइए, इसमें भी आपको क्या है, एक सिंपल से डिफिनेशन है संज्ञा की, है ना। तो आप इसको बता दोगे। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, ये भी बचपन का नाम शॉर्ट होगा, जो भी इनका नाम है ना। तो कोई एक ही पर्टिकुलर नाम, 2-4 तो उनके नाम हो नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पर आपको कोई तर्क करने की भी जरूरत नहीं है। बात जब फोर्थ ऑप्शन क्या है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, तो मतलब आपको कहाँ यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर जैसे अपन क्या करते हैं, मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले क्वेश्चन करते हैं ना अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुक्त अंत वाले हो जाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ओपन एंडेड में आपको मालूम होता है कि बच्चा क्या होता है, प्रखर होता है, प्रतिभाशाली होता है, बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ब्रॉड करके दिखाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब हम भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब कोई दूसरा भी व्यक्ति भी इसमें इंक्लूड हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही सबसे बेहतर सवाल है। जो प्रश्न पत्र में सवाल को बेहतर मानते हैं, तो यही एक सवाल है जो कि बेहतर है ना। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए, बालक में कौन से कौशल के लिए, मौखिक कौशल के लिए, है ना, विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, विकास के लिए मौखिक कौशल के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कौन सी है, या कम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा या कम, देख लीजिए कौन सी कम है कौन सी सबसे ज़्यादा है। पहली बात यहाँ पर है, पहला ऑप्शन क्या है कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। मौखिक कौशल विकास करने के लिए मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप जो वहाँ पर अपना अभिव्यक्त कर अपनी बातों को, अपने विचारों को, तो उनको प्रखर करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको सामने वाले से अपना उद्देश्य बताने के लिए, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। सही बात है, अपनी बात कहने का विकास के लिए जरूरी है कि क्योंकि आप अगर सामने वाले को मौका दे रहे हो अपनी बात कहने का, तो कहीं ना कहीं उसको भी क्या होगा, मौखिक विकास होगा, क्योंकि बताएगा, वो अपनी बात बता रहा है, तो कहीं ना कहीं शब्दों का फिर अगर होता है तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, सुधार करेगा, है ना। तो उसको ये भी ऑप्शन से वो सही है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भी सही है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये भी सही है। किसी विषय पर चर्चा करना, इसमें तो और भी ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, मौखिक चर्चा कर रहे हो तो आप काफ़ी गुण अंदर तक जा रहे हो इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें मौखिक कौशल और भी ज़्यादा इसमें विकास हो रहा है, किसी विषय पर चर्चा करना। पर यहाँ भी आपको फोर्थ ऑप्शन भी सबसे ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, सही बात, इससे भी बच्चे को क्या हो, अभिव्यक्ति विकास होगा, उसका मौखिक विकास होगा बच्चे का। बात जब यहाँ पर आ रही है बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बच्चों की बात धैर्य की सुनना, ये भी। अब यहाँ पर बात सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो भी किसके लिए, मौखिक। तो यहाँ पर बात सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। जब आप पूछ रहे हो तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बता रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि ये तो धैर्य सुनने की बात हो रही है, धैर्य से बात को सुनने की हो रही है, यहाँ पर बोलने की ऐसा कुछ मौखिक कौशल के बारे में बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर हमको क्योंकि पूछना हमको क्या है, मौखिक कौशल के बारे में ही करना है, अभिव्यक्ति ही हो लेकिन सबसे कम हो, तो सबसे कम, क्योंकि ये और पहला और यहाँ पर आपका फोर्थ, ये दोनों आपका क्या है, मौखिक कौशल के लिए है। अब ये क्या है आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, पूछना, पूछ रहे हैं तो नॉर्मल से आप बातचीत करेगा, तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, सब लोग पहले शेयर करके आइए, सभी फ्रेंड्स शेयर करके आए, ईमानदारी शेयर का, सभी फ्रेंड्स आंसर करें, सभी लोग आंसर कर, जितने फ्रेंड जुड़ चुके हैं नहीं जुड़े हैं सब लोग को जोड़ लीजिए आप लोग, है ना। चलिए तो बात अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको शेयर करने में कोई चार्जेस तो लग नहीं रहे हैं, है ना, तो आप जोड़ेंगे तो भी अपने दोस्त को ही, उनकी भी तैयारी बेहतर हो पाएगी, तो आराम से शेयर कीजिए सभी लोग को, है ना, खुशी मन हो करके। मैम ना भी कहें तभी आप लोग शेयर करके आइए, और आप लोग एक बार कराते हैं दूसरी बार जाके शेयर करके आइए, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की, कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है, पूरक पठन का क्या मतलब है, आप जान लीजिए। जैसे क्या होता है, प्रमुख हमारे क्या होती हैं, बुकें होती हैं, कुछ होती हैं जैसे प्रमुख पुस्तक, पठन पुस्तक होती हैं, जैसे हमारी हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई, ये सब हमको क्या है, प्रमुख विषय हैं, ये हमको लगनी है। लेकिन एक क्या है, पूरक पठन सामग्री। पूरक पठन सामग्री, पूरक पठन किसको कहते हैं, जो हमारे प्रमुख के अतिरिक्त आती हैं, सप्लीमेंट्री, है ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो उसमें हो। तो सामग्री, इस सामग्री क्या उद्देश्य होता है। पहला है कि शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। ये पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है, क्या होता है, जैसे हम अपने प्रमुख विषयों के अलावा भी हम कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कुछ मैगजीन्स वगैरह हम अपन पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। सेकंड है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, या द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट होगा। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। हम लोग जब भी कोई अपने प्रमुख बुक के एक्स्ट्रा भी कुछ मैगजीन, जैसे अपन क्या पढ़ते हैं, अखंड ज्योति हो गई है ना, मतलब कुछ भी आपके बारे में, जैसे आप पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, इन सब क्या मोरल भी आपको सपोर्ट मिलता है, मोरल विकास भी आपका होता है। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आएगी, ये पूरक पठन सामग्री के अंतर्गत आएगा, है ना। द्रुत गति से तेजी गति से पढ़ने की योग्यता का विकास करना, आप जिस भी लय से पढ़ना चाहोगे तो उसको पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने, कि कोई भी भाषा पुस्तक, ये जो हमें द्रुत गति वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा है, तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में आता है टेट एग्जाम में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कोई भी भाषा पुस्तक है वो तभी सफल मानी जाएगी जब, कैसी हो वो पुस्तक। देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, कि वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। ऐसी बुक हो जो व्याकरण का नियम परिचित कराए, वो वहाँ पर व्याकरण के नियम दिए गए हों, उसे वो परिचित करा रही, ऐसी पुस्तक होनी चाहिए। यह सब तभी उनको उस बुक को आप सफल मानोगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएं। केवल आप वो बुक क्या करा है, साहित्य से परिचित करा रही हो। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, पुरानी जो सब कुछ साहित्य है, पुरानी साहित्य जो है उनकी क्या है जानकारी दे वो बुक। बात फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धरोहर भी है, आपका पिछला भी है, जो आपका पिछला है ये भी पास्ट भी है और ये आपका वर्तमान भी। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर आपका सफिशिएंट आंसर है, क्योंकि आपको दो चीज़ों का, ये दो कालों का आपका यहाँ पर अनुभव दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो हो चुकी है, बीत चुका है हिस्ट्री जो भी था, तो अब हम अपन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जरूरी है, हमारे लिए जानना भी जरूरी है। तो दोनों चीज़ हमारे लिए, वर्तमान और भूत दोनों जरूरी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चों में साहित्य की धरोहर क्या थी, साहित्य की धरोहर कौन कहाँ पर कितने योगदान दिए हैं अपने, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ धरोहर के बारे में भी हमको जाना है, वर्तमान साहित्य के बारे में भी, क्योंकि वर्तमान में भी क्या चल रहा है, तो दोनों के बारे में यहाँ पर पुस्तक में इंक्लूड कराया जाएगा। तो वही पुस्तक क्या होगी, सफल मानी जाएगी। और उसी में बच्चा क्या करता है, उत्सुकता से देखता कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को पढ़ने में कि यार पहले क्या हो रहा था, हिस्ट्री में जब पढ़ेगा बच्चा तो क्या करेगा, उत्सुकता जागृत होगी कि मैं जानूंगा कि जब मैं नहीं बचपन में मैं छोटा था तब पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो वर्तमान और वो भूतकाल का दोनों का, वो पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, दोनों को जानने की उसकी इच्छा होगी, ललक होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने हम, क्योंकि यहाँ पर बात व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं तभी आपकी पुस्तक सफल मानी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि व्याकरण के नियम से ही परिचित कराइए। बच्चा धीरे धीरे वो खुद ही व्याकरण के नियम को समझने लगेगा, जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे उसकी एज बढ़ेगी, उसी हिसाब से वो व्याकरण के नियमों को परिचित होने लगेगा, समझने लगेगा। साहित्य की बात जब आएगी तो साहित्य भी, क्योंकि थोड़ा बहुत जीवन परिचय भी उसमें बुकों में दिया जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन जब सफिशिएंट आंसर की बात आएगी तो राइट ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर दो कालों से बात कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आता देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते, प्राथमिक शिक्षा के भाषा शिक्षक होने आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। देख लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर ही आपको राइट, यहाँ पर जो पॉजिटिव आंसर होगा बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर, तो वही आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। ध्यान दीजिए कौन सा राइट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हो, भाषा शिक्षक हो, तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्रदान करने के लिए आप क्या करोगे, प्राप्त करने के तैयार कर रहे हो, या बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटा रहे हैं, या बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। ये फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों में पाठ पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर करने सभी फ्रेंड्स आंसर करें। चलिए आंसर करिए सभी लोग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे। देखिए, जो ऑब्जर्व करने की बात आएगी, अवलोकन करने की बात आएगी, वहाँ पर आपका पॉजिटिव वहाँ पर शब्द रहेंगे, इसलिए आपको वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब बात अवसर जुटाने की, क्योंकि अवसर जुटा रहे मतलब कहीं ना कहीं आपको फोकस हो रहा है, आप मतलब जो आपका मस्तिष्क है वो भी आप कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये नहीं कि बच्चा अंक प्रदान, इसके लिए हम तैयार करेंगे, है ना। बच्चा 96 भी परसेंटेज ला लिया, लेकिन उसके बाद भी उसके मोरल, उसके पास विकास नहीं है, वो बड़ों का आदर करना नहीं चाहता, सम्मान करना नहीं जानता, वो अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त, क्योंकि बच्चे परसेंटेज ला लेने से कुछ भी नहीं होता है ना। सब कुछ सर्वांगीण विकास वहाँ पर बच्चों का होना जरूरी होता है। शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सारा विकास वहाँ बच्चों का होना जरूरी होता है ना।
किसी एक पक्ष पर नहीं कि 96% आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना, बात होती है, लेकिन बाकी विकास भी होना बच्चे में जरूरी है। तो यहाँ पर भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए एक क्वेश्चन हिंदी ऐसा पार्ट है कि अगर आप 2 मिनट 4 मिनट एक क्वेश्चन पे लेते हो तो भी कम है, क्योंकि हिंदी ऐसा पार्ट ही है ना कि चीज़ों को जितना ज़्यादा तोड़ोगे उतना जल्दी आप आंसर कर पाओगे। मैं अब 2 मिनट 3 मिनट क्यों लेती हूँ, मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करो, 20 करो, 30 करो, 25 करो, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उन 25 से आप 50 क्वेश्चन करो। मैं चाहती हूँ कि उन 25 से, क्योंकि ऑप्शन हम चार ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन और एक आपका क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। तो देखिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझ पाएँ चीज़ों को, इसलिए थोड़ा टाइम देती हूँ क्वेश्चन पर, आप इस चीज़ को समझिएगा, है ना। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत फटाफट क्लास चलती है, तो जल्दी ही वो भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि जो होती है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप पीछे मेरे पीछे आप भी पढ़िए, अनुकरण कीजिए, है ना। तो कौन से स्तर के लिए जरूरी होता है, क्या प्राथमिक स्तर के लिए होता है, या माध्यमिक स्तर के लिए होता है, उच्च स्तर के लिए होता है, उच्च माध्यमिक स्तर। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक स्तर हो जाएगा। क्यों, अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर में ही सही होता है, क्योंकि जैसे बच्चों को अपन क्या करते हैं, अब सर पोयम पढ़ रहे हैं, पोयम के पीछे पीछे सर क्या बोलते हैं, आप भी रिपीट करें बेटा, तो बेटा भी रिपीट करने लगते हैं, बच्चे भी उनको आनंद आता है ना कि सर पढ़ रहे हैं पीछे पीछे हम भी रिपीट कर रहे हैं। तो ये प्राथमिक स्तर की ये विधि है ना। चलिए अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए जरूरी है। विधियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये खासकर ऐसी विधियों से, तो आप ध्यान रखिए कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि जरूरी होती है, माध्यमिक स्तर के लिए कौन सी जरूरी होती है, उच्च माध्यमिक के लिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सभी विधियों से भी आपके क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। अब पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर पाओ, तो आपके एग्जाम में आप पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी आप पार्ट, आपके 30 नंबर, आप इसके लिए भी फ्री रहो। 30 नंबर अगर आपने वहाँ डेली क्लासेस यहाँ पर अटेंड की, तो आपके 28 29 आप यहाँ पर नंबर आपके बनने वाले हैं। बस हाँ, डेली आपको क्लासेस ज्वाइन जरूर करना पड़े, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर के आती हूँ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, ताकि आपकी ये क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इस टाइप के कई सारे आप आंसर यहाँ पर कर पाओगे, कई सारे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं हम, पहला ऑप्शन देख लीजिए। क्या कर्तव्यों को व्यक्त करते हैं, विचारों को करते हैं, आस्थाओं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ सभी से बन जाना चाहिए। चलिए तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो। विचारों को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विचार, क्योंकि आपको भाषा के माध्यम से अपने विचार कह पाते हो, क्योंकि आपको भाषा नहीं आएगी तो विचार कहाँ से कर पाओगे, नहीं बोल पाओगे, है ना, समझ ही नहीं पाओगे, किसी की भाषा को ना समझ पाओगे, ना अपने विचारों को किसी से कह पाओगे। तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पर, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए, सुनने और लिखने के लिए, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कौशल, भाषा कौशल में आपने देखा होगा LSRW, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, सभी आपके लिए चारों कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चारों कौशल से क्वेश्चन हर बार टेट एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि सुनने, लिसनिंग सुनना और राइटिंग लिखने की बात हो रही है, 2 कौशलों की बात हो रही है कि इनकी कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या है इसका पहला ऑप्शन, देखिए क्या है यहाँ पर पहला ऑप्शन, सुनी गई। देखिए सुनने की बात की गई है और लिखने की बात की। जब भी आप आंसर करोगे तो अभी नहीं, दोनों से रिलेटेड आपका वहाँ पर आंसर होना चाहिए, किससे, सुनने से और लिखने से आपका आंसर होना चाहिए, तभी वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सुनी गई कहानी का शब्दशः लिखना। पहले आप सुन रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, लिख रहे हो शब्द, लेकिन बात यहाँ पर क्या आ रही है, शब्दशः लिखने की बात आ रही है। देखिए कि कौन सा नेगेटिव टर्म्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन को रॉन्ग कर देते हैं, है ना। फिर हम पहले ऑप्शन क्या कर रहे हैं, सुनी गई कहानी का शब्दशः लिखना। सेकंड ऑप्शन कहता है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। पहले आप कविता सुन रहे हो, फिर शब्दशः लिख रहे हो, ये भी देख लीजिएगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। पहले आपने कहानी को सुना, फिर अपने शब्दों को आपने उसी कहानी को लिखा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर लिखना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही, सुनी गई कहानी आपने पहले सुनी, फिर अपने शब्दों में आपने लिखी। क्योंकि यहाँ पर सुनने की भी बात हो रही, तो ये भी आपका विकास हो रहा, सुनने का विकास भी हो रहा है यहाँ पर,
और लिखने की भी क्षमता का विकास हो रहा है, क्योंकि अपने शब्दों में आप लिख रहे हो, है ना। इस तरह से आपके अभिव्यक्ति का भी विकास होगा, यहाँ पर चीज़ों को और भी चीज़ों स्पष्ट आप कह पाओगे, बातों को कह पाओगे। क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जाए क्योंकि सुनी गई कहानी को शब्दशः आप नहीं लिख सकते, किसी भी चीज़ को शब्दशः, क्योंकि त्रुटि होती है, छोटी मोटी त्रुटि होती ही है, क्योंकि वो अधिगम का ही भाग होती है, तो उसे हम अलग से नहीं बता सकते कि वो गलती है, वो अधिगम का एक भाग है ना कि त्रुटि। तो ये कविता सुनना और शब्दशः, ये दोनों भी शब्द आप शब्दशः नहीं कर सकते हो आप, है ना, तो ये भी दोनों इसलिए रॉन्ग हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर लिखना। यहाँ पर सुनकर सिर्फ प्रश्नों को उत्तर लिख देना है, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सुन भी रहे हैं, यहाँ पर तीन आप सुन भी रहे हैं, फिर अपने शब्दों में लिख भी रहे हैं, और आप लिख रहे हैं, तो आपका ये विकास तो हो ही रहा है, लिखने का विकास तो हो ही रहा है, साथ साथ अभिव्यक्ति का भी विकास हो रहा है कि आप चीज़ों को अपने तरीके से व्यक्त भी कर, क्योंकि लिख रहे हैं तो अपनी अभिव्यक्ति भी तो लिख रहे हो, कि पूरी कहानी तो आप जितना सुना है बस कुछ ना कुछ ऐसे शब्द ऐसे होंगे कि जो आपके व्यक्तिगत शब्द होंगे, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको आंसर वही आंसर टिक करना है जो ब्रॉड हो, जो चीज़ों को कई तरीके से समझा रहा हो, है ना। एक पक्ष आपको बिल्कुल आंसर नहीं करना है वहाँ पर, कि केवल वो एक पक्ष पे ले जाता हुआ आंसर, है ना, तो वो आंसर आपको नहीं करना। आपका जो सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण स्तर चारों दिशाओं में अब वो ऑप्शन आप दिख रहा हो, तो जो सभी के लिए सही हो, वही ऑप्शन आपको चुनना है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। बच्चे जो आते हैं स्कूल में, पहले बच्चे आता है LKG UKG फर्स्ट जो भी क्लास में आता है, तो जो अपना अनुभव लेकर के आता है, जो मम्मा उसकी लिखाई पढ़ाई रहती है, वर्णमाला उनको बताई रहती है, जो भी उनको काउंटिंग बताई रहती है, तो इसका क्या अर्थ है। जो विद्यालय अपना अनुभव लेकर के आते हैं, तो क्या टीचर को ये बता देना चाहिए कि मम्मा आपको गलत सिखाई है, यहाँ पर नहीं चलने वाला, है ना। क्या करना चाहिए, जो वर्णमाला सिखाई मम्मा ने, तो क्या वो नहीं चलने वाला स्कूल पे। देखिए क्या होगा आप राइट ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। जो बच्चे लेकर के आते हैं घर से, वर्णमाला जानते हैं, काउंटिंग जानते हैं, तो क्या उनको बाहर रख दिया जाएगा। देख लीजिएगा आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब क्वेश्चन से ही आप आंसर कर लोगे, है ना। इसीलिए कहती हूँ पेडागॉजी एक ऐसा पार्ट है कि आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, चीज़ों को तोड़ना, जितना ज़्यादा चीज़ों को तोड़ना सीखोगे उतना जल्दी आप आंसर कर पाओगे, है ना। क्योंकि पेडागॉजी कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ना ही ज़्यादा कठिन पार्ट है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रख दिया जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चे के बाहर जो अनुभव बच्चा छोटा मोटा लेकर के आया तो बाहर रख दो, है ना। फिर क्या है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जो भाषाई अनुभव लेकर के आया बच्चा, उसका क्या हो, उचित उपयोग होना चाहिए, उचित प्रयोग होना चाहिए, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप शुरुआती दौर से ही स्कूली की भाषा सिखा देंगे या बच्चे को, बच्चा फर्स्ट डे आ रहा है तो फर्स्ट डे या बच्चे को तो नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे समय लगेगा, बच्चा खुद भी थोड़ा ऑब्जर्व करने लगेगा, और आप भी कोशिश कीजिए कि बच्चा भी स्कूल की भाषा थोड़ा बहुत सीख पाए, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, तो थोड़ा बहुत वो भी सीख पाएगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। इतना जल्दी आप बच्चे की भाषा भी नहीं सुधार सकते, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाएगा, बच्चा भी देखता सुनता जाएगा, तो वो भी अपनी भाषा में सुधार ले आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बच्चा जो यहाँ पर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ अर्थ ये होता है कि बच्चे की जो भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया। जो बच्चा अनुभव लेकर के आता है, आप उसे स्कूल में शामिल कीजिए, अपनी क्लास में शामिल कीजिए, उसकी पढ़ाई में शामिल कीजिए कि आपने ये जानते हो वर्णमाला में क्या होता है, तो आपकी मम्मा ने आपको बताया, आप इस तरीके से समझाओगे बच्चे को, तो बच्चा क्या करे, हाँ मेरी मम्मा ने तो मुझे बताया है, तो वो क्या करेगा, वो पहले वो पढ़ के आया होगा और जो क्लासेस में आप बता रहे होगे, दोनों को वो कंपेरिजन करेगा और धीरे धीरे वो भी चीज़ों को और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करता है। क्या है, शिक्षण सूत्र करता है इस तरह, या शिक्षण सिद्धांत करता है, वैज्ञानिकता या दार्शनिकता। ऑप्शन करें सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करें और ईमानदारी शेयर करके आइए, सभी लोग पहले शेयर करके आइए। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिक्षण सूत्र जो सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये सब क्या है, ये सब शिक्षण सूत्र है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत क्या है, जैसे व्याख्या विधि है ना, अनुकरण विधि है, आगमन विधि है, ये सब क्या है, ये विधियां हैं, ये सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत से पढ़ा। लेकिन सूत्र क्या है यहाँ पर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की, ये सब सूत्र है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का,
निम्नलिखित में से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार यहाँ से शिक्षण सामग्री से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। यहाँ पर दृश्य सामग्री भी है और श्रव्य सामग्री भी है। तो आंसर करना है कि जो आपका दृश्य सामग्री भी हो और वो श्रव्य सामग्री भी हो। तो उपयुक्त सामग्री ऐसी कौन सी है जो इन ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला है रेडियो और टेप रिकॉर्डर, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल वीडियो गेम्स, तीसरा है ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। तो आंसर कीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दृश्य सामग्री भी हो, देख भी सकते हो, श्रव्य सामग्री यानी आप उससे सुन भी सकते हो, कौन सी ऐसी सामग्री है। तो रेडियो टेप रिकॉर्डर, तो आप रेडियो से भी आप देख नहीं सकते हो और टेप रिकॉर्डर को आप सिर्फ सुन ही सकते हो। तो ये सिर्फ दोनों क्या है, ये श्रव्य सामग्री है। मोबाइल और वीडियो गेम्स, मोबाइल और वीडियो गेम्स है ना। तो ये भी मोबाइल में भी क्या आप फोटो तो देख सकते हो, लेकिन उतना क्योंकि वीडियो गेम में आप नहीं कर सकते, वीडियो गेम में सिर्फ गेम खेलते हो। तो ये भी आपका यहाँ पर ये तो हो जाएगा, मोबाइल में तो आपको दोनों हो सकता है लेकिन वीडियो गेम्स में नहीं हो सकता, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। अब देखिए ब्लैक बोर्ड क्या है, आपका दृश्य सामग्री है, ब्लैक बोर्ड में आप देख सकते हो चीजों को, है ना। और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर दोनों में है, ब्लैक वो दृश्य भी है और श्रव्य भी है ना। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर और ब्लैक बोर्ड। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन रेडियो और टेप रिकॉर्डर, तो ये आपको वही चीज़ है जो पहला ऑप्शन में था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही है कुछ चीज़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दृश्य और श्रव्य सामग्री से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो अपनी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिए कि मैम क्या बता रही हैं और किस प्रकार का आंसर यहाँ पर पकड़ना चाहिए। आप आंसरों को पकड़िए कि चीज़ें कैच करना है, आपको क्या करना है, चीज़ों को कैच करना है, रटना नहीं है आपको। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या है, क्या स्थिर है या अस्थिर है, या निश्चित अवधि तक चलती है, निरंतर चलती रहती है। बताइए क्या है, भाषा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो क्या वो स्थिर होती है, जो आप भाषा सीखते हैं वो चलती नहीं है आगे, अगर आपने बचपन में जो भाषा सीखी है तो बस वही भाषा आज तक सीखी है, वो क्या स्थिर है या अस्थिर है, क्या निश्चित अवधि तक चलती, बस आप 4-5 साल तक जो आपने सीखा है बस, इसके अलावा आप नहीं सीख सकते, क्या ऐसी भाषा है या निरंतर चलती रहती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा निरंतर चलती रहती है ना। आज अगर आप कहाँ हो, आप गांव पे हो तो गांव की भाषा बोलोगे, आज आप जहाँ भी आप जिस शहर पे हो आप वहाँ की भाषा बात करोगे, है ना। जहाँ पर रहोगे उस भाषाओं का आप वहाँ पर प्रयोग करोगे, मतलब निरंतर चलती रहती है। जो भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, जब जहाँ थे उस प्रकार की भाषा को आप अधिग्रहण करते रहते हो, तो निरंतर चलती रहती है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। सुनना क्या है, भाषा विकास का निम्न चरण है। बताइए, क्योंकि हमने अभी क्या स्किल से देखा है LSRW भाषा कौशल जो हमारे विकास हैं जो 4 हैं। तो यहाँ पर L का लिसनिंग है, सुनना, S का स्पीकिंग है, बोलना है ना, रीडिंग है, पढ़ना, राइटिंग है, लिखना। तो जो सुनना होता है, लिसनिंग होता है, वो भाषा विकास का कौन सा चरण, क्या पहला है या द्वितीय है या चतुर्थ है या तृतीय है। तो आपने यहाँ पर जैसे देख लें, लिसनिंग है, सुनना पहला है, आपका क्या है, पहला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार क्वेश्चन 2 या 3 नंबर आपको ये दिलाते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हर बार टेट एग्जाम में बनते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके एग्जाम पर तो सारे सिलेबस में यहाँ पर ध्यान रख रही हूँ, MP टेट हो, रीट हो, UP टेट हो या C टेट हो, सभी का मैं ध्यान रख यहाँ पे क्वेश्चन लाती हूँ। तो आप चिंता मुक्त रहिए कि मैम यहाँ पर जो भी लाएंगी क्वेश्चन तो हमारे कंटेंट से ही है ना। और आप भी अपनी तैयारी, अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ साथ, क्योंकि जो आपका स्वयं का प्रैक्टिस भी होगा वो भी बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आपको कोई भी टीचर आपको घोल के तो पिला नहीं सकता, है ना। हम चीज़ें कितनी भी अच्छी लेकर के आएंगे, लेकिन आपको रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्याकरण के पक्षों और शब्दों के बारीकी की समझ के आकलन किया जाना चाहिए। व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन किया जाना चाहिए। व्याकरण के पार्ट को, अब जैसे कोई सेंटेंस आप देख रहे हो, है ना, उस सेंटेंस में क्या क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। एक सेंटेंस है जैसे राम जा रहा है, अब राम जा रहा है में कौन कौन सा पार्ट है, इसमें व्याकरण के कौन कौन सा, राम क्या है, संज्ञा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से सब कुछ उसमें है ना। तो यहाँ पर अब संज्ञा, सर्वनाम, जब वे जा रहे हैं संज्ञा के बदले में यूज हो रहा है, राम श्याम जा रहे हैं ना। तो कई प्रकार के यहाँ पर अलग अलग पक्षों, अलग अलग वहाँ पर व्याकरण के पार्ट को बताते हैं। सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पर देखा जाए कि व्याकरण का कौन सा पार्ट यहाँ पर फिट हो रहा है। तो जब आप इस प्रकार के पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, तो किस प्रकार का आकलन करना चाहिए, इस प्रकार के मतलब कि आपके सेंटेंसों को देखने के लिए, व्याकरण पार्ट को उसमें जाँच परख करने के लिए क्या आकलन करना चाहिए। क्या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, अधिक अंकों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या अलग से आप उसका व्याकरण पार्ट का आप चेक करोगे कि व्याकरण क्या है।
क्या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए? आकलन किस प्रकार करना चाहिए व्याकरण पार्ट का? तो देखिए क्या हो जाएगा, संदर्भ युक्त तो सामग्री में ही किया जाए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ क्या है कि राम जा रहा है, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटेंस के हिसाब मतलब संदर्भ युक्त कोई एक सेंटेंस था, सामग्री थी, उसी में हमने यहाँ पर किया है, क्या किया, प्रयोग किया है। तो जो आप पक्षों का आकलन करोगे तो ये नहीं कि अलग से आप संज्ञा की क्लासेस लगाइए, सर्वनाम की क्लासेस लगाइए, उसमें आप संज्ञा सर्वनाम समझाइए। हाँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया है उसी के हिसाब, उसी संदर्भ के अनुसार मैं आपको समझा रही हूँ कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है ना। तो इसी हिसाब से आपको बताना है और समझाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है। एक भाषा की कक्षा है, उस कक्षा को आपको कैसे बनाना है, समावेशी कक्षा बनाना है, मतलब सभी के लिए समान कक्षा हो, किसी के लिए वहां पर व्यक्तिगत न विशेष न दिखाई जाए कि नहीं ये बंदे के लिए यहाँ पर विशेष है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर न फॉलो हो। तो बात करते हैं कि समावेशी से कक्षा बनाने के लिए आवश्यक क्या क्या यहाँ पर शर्तें आवश्यक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई कुशलताओं को आकलन न किया जाना चाहिए, मतलब अगर आपको समावेशी कक्षा बनाना है तो वहाँ पर कोई आकलन ही न किया जाए। या सेकंड ऑप्शन कह रहा है पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, मतलब समावेशी कक्षा है तो वहां पर आप चैप्टर ही कम कर दो, 20 है तो 10 कर दो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाएं, क्या आप लेसन ही कम कर दो, या विभिन्न प्रकार की दृश्य और शब्द सामग्री उपयोग किया जाए। क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भाषा की एक समावेशी कक्षा के लिए, समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक क्या है कि आप क्या करोगे, उसमें श्रव्य और दृश्य शब्द सामग्री का आप उपयोग करें, क्योंकि बच्चा इसमें कई टाइप की समावेशी कक्षा में कई टाइप के बच्चे रहेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे दृष्टिबाधित भी होंगे, कुछ नॉर्मल बच्चे भी होंगे, कुछ प्रतिभाशाली भी होंगे, कई प्रकार के बच्चे होंगे। तो अगर वो दृष्टिबाधित हैं तो कैसे होंगे, उनके लिए श्रव्य सामग्री तो टेप रिकॉर्डर से आप उनको समझा सकते हो। वो नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते हैं, तो दृश्य चीजों से दिखा सकते हो। अगर वो सुन नहीं सकते हैं तो दिखा सकते हो, और देख नहीं सकते तो आप सुना सकते हो। तो मतलब दोनों सामग्रियों को आप यूज करोगे तो सभी प्रकार के बच्चों का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, जब बात समावेशी कक्षा की आए या समावेशी बच्चों की एडजस्ट करने की बात आए तो आपको ऐसा आंसर लेना है, ऐसा ऑप्शन लेना है आपको जो सभी के हित में हो, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पर हित में ये ऑप्शन है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री, कक्षा में जो भी सामग्री की हम उपयोग करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं क्विज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साथी अगर पहले नहीं जुड़े थे, अभी जुड़े हैं, बीच में जुड़े हैं, तो वो भी जान लें कि यहाँ पर मंडे को आपका क्या होने वाला है, क्विज होने वाला है, जो कि आपका एक तरह का आकलन भी रहेगा और आपका आकलन भी रहेगा, आपकी क्लासेस भी एक तरह से रहेंगी। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्लासेस की तरह ही यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पर स्पेशल क्या है, उसमें किस तरह से आपको क्विज माना जाएगा वो, क्योंकि अगर हम जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको आंसर बताती हूँ, तो मेरे आंसर बताने से पहले ही जितने सारे अगर साथी आंसर देते हैं, है ना, जितने सारे साथी पहले सबसे पहले आंसर देंगे, उन सारे साथियों में हमको क्या करना है कि सभी का 60% उनका रिजल्ट देखना है कि कितने साथियों को 60% रिजल्ट यहाँ पर सही है। जितने, अगर मैं 50 रखती हूँ तो 50 का 60%, अगर 30 रखती हूँ तो 30 का 60%, है ना। तो 60% रिजल्ट आपका मायने रखेगा। जितने साथी मेरे आंसर बताने से पहले यहाँ पर बताएंगे, उन्हीं का आंसर मान्य होगा। उन साथियों में से जिसका 60% रिजल्ट आएगा वो सभी सेलेक्ट होंगे। फिर सेलेक्ट होने के बाद कोई एक वहाँ पर 3 हम वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बनाएंगे, तो लकी ड्रॉ के हिसाब से उनको वहां पर पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे उनकी फोटो लगवाई जाएगी हमारे चैनल में, है ना, उनसे बातचीत भी होगी हमारी। तो ये आपका एक तरह क्विज भी होगा, हर मंडे को होगा, हर मंडे को रात्रि 9 बजे, हर मंडे को रात्रि के 9 बजे आपका ये क्विज होगा। तैयार रहिएगा सभी साथी। और अगर आप लोग शेयर नहीं किया है, अभी साथियों को सूचित नहीं किया तो सबसे पहले आप सूचित कर दीजिएगा, आज ही सूचित, ताकि वो कल के लिए प्रिपेयर हो जाए, मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो कल मैं इसका वीडियो भी जारी कर दूंगी, किस तरह से आपका क्विज रहेगा, क्या रहेगा इसमें, है ना। चलिए तो देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पर बताना जरूरी था, क्योंकि साथी कुछ नहीं पहले जुड़ पाए थे तो उनके लिए बताना भी यहाँ पर जरूरी था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में प्रयोग की गई, और देख ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो क्विज है ये क्विज चलती रहेगी, है ना। ये क्विज हम हर मंडे को करेंगे, है ना, जब तक हमारा पूरा कोच यहाँ पर सारी सब्जेक्टों का यहाँ पर क्विज नहीं कम। पहले हम कल मंडे को अपन हम क्या करेंगे, सीडीपी का करेंगे, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे को क्या करेंगे, हिंदी पेडागोगी के, हिंदी पूरा हिंदी के करेंगे, फिर ईवीएस का करेंगे, फिर मैथ्स पेडागोगी। इसी तरह से आपका क्विज यहाँ पर चलता रहेगा, हर मंडे को चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके आकलन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप आंसर की देंगे सभी लोग, तो आप भी जान भी पाओगे आपकी तैयारी कैसी है, और हम भी मोटिवेट होंगे हमारे फ्रेंड्स कितने तैयारी कर रहे हैं, है ना।
चलिए तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री, कक्षा में जो प्रयोग की जाती है कोई भी सामग्री, तो तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह कैसी हो। वो सामग्री अगर आप कक्षा में कोई भी यूज करते हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो आप क्लासेस में पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सामग्री शैक्षिक सामग्री तभी कहलाई जाएगी जब वह कैसी हो। क्या वह शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, या छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो, या कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो। यह कैसा आंसर है कि असफल हो। ऐसी तो कोई शैक्षिक सामग्री अपन यूज नहीं करेंगे जो बच्चों के लिए असफल होना चाहिए, तो पहला यहाँ हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। वो शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, यह भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो शिक्षा है वो शिक्षक के अनुरूप नहीं है। शिक्षक को एनसीएफ 2005 क्या कहता है, सुविधादाता का है ना, फैसिलिटेटर का है, कि मतलब क्या है, वो एक सुविधा की तरह वहाँ पर यूज किया गया है, ना कि यहाँ पर शिक्षक के अनुरूप ही नहीं काम करना है। क्योंकि शिक्षा हमारी कैसी है, बाल केंद्रित, बच्चे के अनुरूप हमें यहाँ पर कार्य करना है। तो यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, वल्ली मनोरंजन में सहायक हो, तो फिर शैक्षिक सामग्री किस बात की, है ना। वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर और भी कोई चीज वो साबित होना चाहिए, वहाँ पर और भी पार्ट को दिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो, मतलब थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए भी हो, और वो ऐसा ये नहीं कि पूरी तरह से मनोरंजन ही हो, मनोरंजन के साथ साथ वो सीखने सिखाने में उपयोगी भी होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें आ जाएंगे कि ये सीखने सिखाने में उपयोगी हो। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर अपन चाक का यूज करते हैं, डस्टर का यूज करते हैं, तो सीखने सिखाने साबित, क्योंकि इनके बिना हम ब्लैक बोर्ड हम यूज नहीं कर सकते, सैम पैड को यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, शिक्षण सामग्री है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। यहाँ पर कक्षा में कठिन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण के लिए किस साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में कठिन ध्वनि को, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए कुछ शिक्षण सामग्रियां भी होती हैं। तो ऐसे कौन से साधन हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं? क्या टेप रिकॉर्डर से कर सकते हैं, या फ्लैश कार्ड से कर सकते हैं, या कंप्यूटर से कर सकते हैं, या प्रोजेक्टर से कर सकते हैं? बताइए, आंसर कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और हर बार शिक्षण साधनों से क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करती हूँ आप सब बन जाएगा। चलिए तो आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तब तक पानी पी लेती हूँ। सभी लोग आंसर करें। आप लोग भी पानी पी लीजिए, बॉटल रख के पानी बॉटल अपना रखा करिए साथ में, है ना। चलिए देखते हैं क्या है राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है, ध्वनि की भी हो रही है, क्योंकि यहाँ कठिन ध्वनियों का उच्चारण। तो आप टेप रिकॉर्डर से आप कठिन ध्वनि, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि आप लगा दोगे तो बच्चे सुन के भी आसानी से वो समझ पाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? उच्च प्राथमिक 6 to 8, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। सेकंड क्या कह रहा है, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी साहित्यिक विधाओं से लेखन की कुशलता विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने का विकास करना। क्या होगा राइट ऑप्शन? सभी लोग आंसर करें। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करा देना होना चाहिए? कंठस्थ कराने की तो बात होती ही नहीं है। एनसीएफ 2005 भी करता है और करना भी नहीं चाहिए, हमको रटना नहीं चाहिए, कंठस्थ नहीं करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, है ना। कंठस्थ करने के लिए तो मैं तो आपको लाऊं यहाँ पर 4 ऑप्शन लाऊं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से मैं भी आपके साथ यहाँ पर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं चाहती, इस तरह मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो भी चीजों आपको पढ़ाऊं तो आप चीजों को समझिए, आकलन कीजिए, अवलोकन कीजिए, है ना, अन्वेषण कीजिए, खोज कीजिए उसका। ये नहीं कि मैं आपको रट्टाफिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ला करके यहाँ पर रख दूँ तो ऑप्शन नंबर बी सी आप देख लिए, बस हो गए, निकल गए, चीजों को आपको समझ में ही नहीं आया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बात जब सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड ऑप्शन किया है कि भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास करना, क्योंकि यांत्रिक अभ्यास से बार बार अगर करो उससे ही बच्चा क्या हो जाएगा? बोर होने लगता है ना। तो यहाँ पर शिक्षक उद्देश्य की बात की गई है, सभी साहित्यिक विधाओं से लेखन की कुशलता विकसित करना। सभी साहित्यिक विधाओं से, जिससे साहित्यिक विधाओं से लेखन, सिर्फ यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लेखन की कुशलता से बात हो रही है, और किसी भी कुशलता की बात नहीं हो रही है। लेखन की कुशलता विकसित बस करना हमारा उद्देश्य यहाँ पर नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन की क्या हो जाएगी? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने का विकास करना। भाषा की बारीकी, भाषा मतलब कि कोई अगर पाठ पढ़
रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, उसका आशय क्या है, उसको बारीकी से आप समझोगे कि ये क्या कहना क्या चाहते हो। वैसे आप कविता पढ़ लेते हो, लेकिन हर कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, कोई ना कोई वो सीख जरूर देती है। तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा उसकी सौंदर्य बोधता क्या है, वो कहना क्या चाहती कविता कहानी, क्योंकि हर चीज दुनिया में, हर चीज किसी न किसी सेंस के लिए बनाई है, किसी न किसी उपयोग के लिए बनाई है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध समझने की बात यहाँ पर हो रही है, ऑब्जर्व करने की बात हो रही है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आधुनिक तकनीकों, तरीकों एवं उपकरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है। हम क्लासेस में आधुनिक तकनीकें जो होती हैं, है ना, तो जैसे अपन प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो आधुनिक तकनीक जो हो गई, इन तरीकों का, उपकरणों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर क्या है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, इससे बलपूर्वक सीखने का प्रयास होता है। क्या इससे बलपूर्वक सीखा जा सकता है, छात्रों में अधिगम के प्रति उत्सुकता बनी रहती है, वातावरण को सकारात्मक प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि छात्र में अधिगम के प्रति उत्सुकता बनी रहती है, वो जानने के लिए उत्सुक रहते। जैसे आप क्या करिए, यहाँ पर जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे जानने के लिए उत्सुक हैं कि मैम ऑनलाइन कैसे पढ़ाती हैं, हम भी चलो पढ़ते हैं, अपने मोबाइल में देखेंगे। और भी आपको चीज मोबाइल के साथ क्लासेस तो देख रहे हो, जस्ट बैक आप निकले यहाँ पर, तो आपको और भी चीजें, आपको व्हाट्सअप मिल गया, फेसबुक मिल गया, है ना, तो आपको और भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपन मोबाइल से पढ़ रहे हैं, है ना। अभी क्लासेस में होता थोड़ा बहुत बोर भी होते, लेकिन मोबाइल से उतना ज्यादा नहीं होते। लेकिन आपको वीडियो स्किप नहीं करके आपको फेसबुक नहीं चलाना है, व्हाट्सअप नहीं चलाना है ना। पहले आप क्लास पहले एंड कर लीजिए, इसके बाद अपना रिवीजन कीजिए और दूसरा काम कीजिए, है ना। लेकिन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय नहीं देना है, मैं तो यही कहती हूँ। चलिए ठीक है, फिर बाकी तो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो फिर आपकी इच्छा ही चलेगी यहाँ पर। चलिए देख लें, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि छात्र में अधिगम के प्रति उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चलिए चलते हैं, ऑनलाइन तैयार होकर के ऑफलाइन नहीं जाना है ना। तो यहाँ पर ऑनलाइन है तो आ जाओ, खुला है प्लेटफॉर्म। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। देखिए क्वेश्चन में हर बार टेट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनता है कि आप सबसे कम महत्व देंगे, सबसे ज्यादा महत्व, इस पर फोकस कीजिएगा। नहीं में और नहीं है, सबसे कम महत्व और सबसे ज्यादा महत्व, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। तो देख लेते हैं क्या है, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि अधूरी कहानी को पूरा कर सुनाना तथा लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण युक्तियों में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। क्या अधूरी कहानी को बच्चे को कहेंगे कि अधूरी कहानी है, उसे पूरा करके सुनाइए और लिखिए। फिर सेकंड ऑप्शन क्या कर, उचित गति और प्रवाह के साथ पढ़ना। बच्चे को क्या कहेंगे, क्या तुम यहाँ पर इस लेसन को आप पढ़ करके सुनाओ। अगर वो उचित गति प्रवाह से नहीं पढ़ रहा है तो उसे आप क्या करो, पनिश करो या कुछ उसका अलग रिजल्ट निकालिए, है ना। फिर क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। फिर क्या है, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, देखिए ध्यान रखिए, कम महत्व की बात यहाँ पर हो रही है कि भाषा शिक्षण युक्तियों में आप उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे कम महत्व किसको देंगे। इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे आप सबसे कम महत्व देने वाले हैं। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, है ना। पत्र लेखन तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पत्र लेखन जरूरी होता है, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब अधूरी कहानी को मतलब अभिव्यक्ति का भी, आपका विचारों का भी प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये चीजों को आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, लिख सकते हो, सुना सकते हो, लिख सकते हो। उचित गति और प्रवाह के साथ पढ़ना भी सही है, और चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी भी लिखना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका थोड़ा सा कम है, इससे बात की गई है, तो यही आपका अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र की बात की गई है, तो पत्र आपका आसान है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ आपको सीखने के लिए, पत्र लिखने में, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लिखने में ऐसा कुछ आपको सीख नहीं मिल रही है, उनसे कम मिलती उसमें भी है, लेकिन उसमें कम मिलती है, इसलिए आपका यह कम की बात वहां पर की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है भाषा कौशल की विशेषताएं, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा कौशल की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कौशल भाव का व्यवहारिक पक्ष है, या भाषा कौशल है मानसिक शारीरिक अंगों और ज्ञानेंद्रियों तथा कर्म इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, या भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, या उपरोक्त सभी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और भाषा कौशल से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो आप ध्यान दीजिए और आंसर कीजिए, और सभी को शेयर भी करके आ जाइए। अगर शेयर नहीं किया अब तक तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए कि कोई साथी यहाँ पर पीछे ना रह जाए, है ना।
चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो भाषा कौशल होती है, जैसे हमारी स्किल है 4 है, LSRW, है ना। तो जब आप क्या करते हैं, लिसनिंग सुनते हो, तो वो भी आपकी ज्ञान इंद्रियों को कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो, है ना। यहाँ पर स्पीकिंग बोल रहे हो तो इसमें भी आपके कहीं ना कहीं आपकी अभिव्यक्ति भी प्रखर आ रही है। रीडिंग पढ़ रहे हो तो इसमें भी आपके अभिव्यक्ति का ही है। राइटिंग लिख रहे हो तो इसमें भी आपके अभिव्यक्ति का विकास है, और साथ ही साथ क्या है, आपके लेखन क्षमता का भी विकास हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी जो भाषा कौशल है चारों, तो ये क्या करें, जो हमारे अंग यहाँ पर शारीरिक अंग है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां क्रियाशील एक्टिव हो रही हैं। कौशल भाव का व्यवहारिक पक्ष भी है ये एक तरह से, है ना। अब अगर राइटिंग कुछ कोई भी चीज कोई भी पक्ष आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना व्यवहार पक्ष भी आपके लिखित में आ जाएगा। कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो आपका व्यवहारिक पक्ष होगा, वो भी आपके लिखावट में आ जाएगा। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। बात सही है। अगर आप लिख रहे हो तो प्रत्यक्ष ही लिखोगे ना, है ना, बोल करके। तो आप बोल रहे हो, दूसरा कोई लिख रहा है, इसमें से आपको कोई ऐसा सेंस नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन आपके लिए सफिशिएंट है, आंसर राइट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, या कौन सा कथन उचित नहीं है की बात की गई है। पढ़ना कैसा हो, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य तो सही है, उद्देश्य कोई ना कोई काम करो तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। सही है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत ओष्ठ है, सबकी एक खास ध्वनि होती है। कोई ऐसे शब्द होते हैं जो कंठ से निकलते हैं, कोई तालु से निकलते हैं, कोई मूर्धा से निकलते हैं, ना। तो ये सब अपनी अपनी एक खास ध्वनि होती है, ये भी आपका सही है। फिर क्या है, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। पूर्वानुभव से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो सामग्री पढ़ रहे हैं पठन सामग्री, तो बच्चों की समझ कैसी होनी चाहिए। जो आप कोई भी सामग्री पढ़ाओ तो क्या हो, पूर्व अनुभव बच्चों से संबंध होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई चीज, जो भी चीज मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ, आप पूर्व उससे आपका राता हो, आप उस चीज को समझ हो, यानी मैं कोई नई चीज ला करके आपके ऊपर रख दूँ। इसीलिए जैसे अपन कोई सेशन करने वाले मंडे, तो आपको पूर्वी अनुभव आपको बता रहे हैं कि ऐसा से ऐसा होने वाला है। क्या करूँ, आपको पूर्वानुभव अवगत करा रही हूँ कि ऐसा चीज होने वाला है। तो ये क्या है, क्योंकि आप उससे जानकारी थोड़ा बहुत जुटा लेंगे, नहीं हमारे यहाँ पर क्विज होने वाला है तो हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपने यहाँ पर CDP का कंटेंट अपना कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हमारे भी 60% यहाँ पर आए, तो हम भी अपने उसमें लकी ड्रॉ वाले में शामिल हो पाए। तो यहाँ पे आप भी आपका पूर्व अनुभव यहाँ पर अवगत करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी सही है, उचित है। फिर बात आ रही सक्षम पाठक, कोई सक्षम पाठक है, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि त्रुटि होती है, हर किसी छोटी मोटी त्रुटि होती है ना। बात यह है कि सॉरी कहकर भले टाल दीजिए, लेकिन छोटी मोटी त्रुटि क्योंकि अधिगम का वो भी भाग होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उचित नहीं है कि बात की गई है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम भाषा तब सबसे सहज प्रभावी रूप से सीखी जाती कब। जब भाषा सबसे सहज और प्रभावी रूप से कब सीखी जा सकती है। देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि भाषा के जब नियम आप कंठस्थ करा देंगे तो भाषा सहज और प्रभावी रूप से सीख पाएंगे क्या आप। फिर दूसरा ऑप्शन है भाषा के पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, आपके चैप्टर में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपके 20, 30, 40, 50 का यहाँ पर चैप्टर कर दिए जाए, तो आप यहाँ पर प्रभावी रूप से सीख पाओगे। तब तो आप कह दोगे भाई बहुत ज़्यादा चैप्टर है इसमें, इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा, इस बार आप यहाँ पर हमारे क्लासेस में बहुत ज़्यादा चैप्टर आ गए हैं हमारे सब्जेक्ट में, है ना। तो इस तरह से आप बात करने लगोगे। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, इसके लिए भाषा को क्या, शिक्षक कैसा होना चाहिए, कठोर रवैया अपनाए। किसके लिए, सहज और प्रभावी रूप से सीखने के लिए भाषा को कठोर रवैया अपनाएंगे तो दूसरे दिन से बच्चों का तो पता ही नहीं रहेगा, है ना। वैसे पिटाई उटाई तो करना नहीं है आप किसी का, है ना, नॉर्मल ही बातचीत करना है अपन को और नॉर्मल ही चीज़ों को समझना है। वैसे भी अब काफ़ी समझदार सभी बच्चे हैं आजकल के, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर कि कठोर रवैया अपनाने की जरूरत पड़ेगी, ना कभी अपनाना चाहिए। चलिए, क्योंकि प्यार से जितने जल्दी समझाओगे तो उतनी चीज़ें आसान रहती हैं और समझ में भी आती हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य कोई ना कोई क्या है, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है। भाषा तब सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती जब क्या हो, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख हो, मतलब कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई उद्देश्य ही ना हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भाषा प्रयोग की दक्षता ही प्रमुख हो जाएगी, है ना। कोई ना कोई आपकी स्किल हो, चाहे LSRW 4 में से कोई ना एक आपकी यहाँ पर स्किल, यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को प्राथमिक स्तर जो हम भाषा सिखाते हैं तो सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों को ज्ञान प्रदान करना, या कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। राइट ऑप्शन क्या है? उम्मीद करती हूँ आप सबसे क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जब भाषा सिखाते हो तो सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? क्यों सिखाते हो आप? क्यों? क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं उसका क्या अभिव्यक्ति कर पाए, बोल पाए, समझ पाए चीज़ों को, है ना। अगर आप पढ़ा रहे हो तो उस भाषा सीखने को उसके पास स्किल नहीं है, वो नहीं चीज़ों को सीख पा रहा, उसके पास भाषा विकास नहीं है, चीज़ें शब्द नहीं है उसके पास, तो ना वो आपसे कोई बात मन में रहते हुए भी कोई बात, क्योंकि शब्द ही नहीं है उसके पास, भाषा ही नहीं है, तो आप अपनी बात आपसे नहीं कह पाएगा वो। तो इसलिए भाषा विकास के लिए सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने के भी और सुनने के भी कुशलता का विकास भी होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्योंकि बात जब कभी भी आंसर कीजिए, अभिव्यक्ति हो, अवसर हो, समावेशी हो, इन सब आंसर क्या है? ये शब्द क्या है? पॉजिटिव आंसर है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य ये नहीं होता है कि मुहावरे लोकोक्ति ज्ञान प्रदान करना है हमारा, या कविता कहानी को दोहराने का हो, या तेज गति से क्या फटाफट आप यहाँ से क्वेश्चन करते चलिए ABCD, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं दिया है, अभी जुड़े हैं साथी, तो अपने सभी साथी को सूचित कर दीजिएगा मंडे के क्विज के बारे में, जो यहाँ पर कुछ क्विज होने वाली है। रात्रि के कितने बजे होगी? रात्रि के 9 बजे होगी, है ना। तो आप सभी को पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर रात्रि के 9 बजे, है ना। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे कल हम आपको बता देंगे, वीडियो के तहत आपको बनाकर बताएंगे कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहेंगे, और आपको 60% लाना है। उन्हीं में से हम 3 यहाँ पर चुनेंगे, चुनने के बाद उनको हम लकी ड्रॉ के हिसाब से अपने यहाँ पर यूट्यूब के चैनल पर लगाएंगे उनकी फोटोज, और यहाँ पर उनकी फोटोज लाई जाएगी, बातचीत की जाएगी, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आपके सभी साथी इस क्विज में शामिल हो पाए, है ना, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही आपके आकलन करने का बहुत जबरदस्त तरीका है हम सबका, है ना। तो कोशिश करते हैं कि सब यहाँ पर पार्टिसिपेट हो पाए। तो आप भी कोशिश कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए क्लासेस अपनी। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होगी, आज की कैसी लगी, और अपने सभी फ्रेंड्स अपना नंबर यहाँ पर कमेंट में बता करके जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।